एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो वेलकम टू फॉर्मूला फटाफट सीरीज। मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं फॉर्मूला फटाफट सीरीज के अंदर क्लास 12th के चैप्टर का नेम है करंट इलेक्ट्रिसिटी के फटाफट से सारे फॉर्मूले। तो जल्दी से रेडी रहिए मेरे साथ साथ सारे फॉर्मूलेस को रिवाइज करने के लिए। इसके पहले आपने वन शॉट वीडियो एंड एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी कर लिए हैं। तो अब हम देखते हैं रिवीजन ऑफ एवरी फॉर्मूला फॉर एवरी चैप्टर। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं सारे फॉर्मूले किसके, करंट इलेक्ट्रिसिटी के। इसके नाम में ही आ रहा है ना करंट। अब करंट आ चुका है तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप बोल दोगे मैम चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम इज करंट। बिल्कुल सही। तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T। इसकी यूनिट होती है एम्पियर, सब जानते हैं। अब आ जाते हैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ जो कि था ओम्स लॉ, मतलब ओम्स बाबा ने दिया था। वो कहता था V इज प्रोपोर्शनल टू I। जहां पर जब ये प्रोपोर्शनल हटाया तो हमको मिला एक कांस्टेंट जो था हमारा R। तो आपका हो गया था V इज इक्वल टू RI। ठीक है, R क्या है? कांस्टेंट था प्रोपोर्शनलिटी का, और इसको हम कहते थे रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, अब बोल दिया जाए क्वेश्चन में क्या कि ना अगर यहाँ पर आपको ना R दिया है, I दिया है, वोल्ट निकालना है, मतलब वोल्टेज निकालना है, तो कैसे निकालोगे? इस तरीके से निकालोगे। ठीक है, ओम्स लॉ का कई बार ग्राफ भी पूछ लेते हैं। तो ग्राफ की बात करें, हमको दिख रहा है कि जो V है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, मतलब यहाँ पर एक लीनियर ग्राफ आता है, यही होता है। ठीक, अब ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी R है, अगर इसका फॉर्मूला बोल दिया जाए आपको ना बताओ क्या फॉर्मूला है, तो वो होता है रेजिस्टेंस का रो L अपॉन A, वेयर रो इज द रेजिस्टिविटी। वो भी एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी था, मतलब यहाँ पर कुछ इस तरीके से था। और फिर जब आपने ये प्रोपोर्शनलिटी हटाया, प्रोपोर्शनल हटाया, तो क्या मिला आपको? कांस्टेंट मिला। और L क्या था? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। एरिया क्या था? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो जब भी आपको क्वेश्चंस में ना बोला जाएगा कि लेंथ गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है कंडक्टर में, और आपको निकालना क्या है? रेजिस्टेंस, और रेजिस्टिविटी भी गिवन है, तो आप डायरेक्टली निकालोगे। या फिर आपके पास कुछ भी इनमें से कोई तीन चीज गिवन और एक चीज निकालने को बोलेंगे, तो आप इजिली इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हो। क्लियर हो गई? तो चलो देखते हैं अपना अगला। तो अभी जब हमने ना रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देख लिया था, तो उसकी यूनिट क्या होनी चाहिए थी? तो वो आपकी होनी चाहिए थी ओम्स। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं करंट डेंसिटी की। तो करंट डेंसिटी क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है I अपॉन A, मतलब करंट फ्लो अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक, इसकी यूनिट क्या होगी? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, वही मैंने यहाँ पर लिखी है। अब एक नया फॉर्मूला होता है करंट डेंसिटी का इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो होता है आपका J इज इक्वल टू सिग्मा E। ये भी एक आपका ओम्स लॉ का एक फॉर्म होता है, J इज इक्वल टू सिग्मा E। ठीक है, जहां पर ये जो सिग्मा है ये क्या है? आपका कंडक्टिविटी है। ठीक, और ये बराबर होता है 1 अपॉन रो के, वेयर रो इज द रेजिस्टिविटी। ओके, अब रेजिस्टिविटी की अगर यूनिट पूछ लिया जाए तो क्या बताओगे? मो होती है रेजिस्टिविटी की यूनिट। ठीक, अब एक होता है कि मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे, उनमें कोलाइजन हो गया, वो एक्सेलरेट हो गए, तो वहां पर आपको अगर बोला जाए कि इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड बाय दिस एंड दिस, तो आपके पास वहां पर फॉर्मूला क्या होता है? A इज इक्वल टू माइनस E अपॉन M, वेयर E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल E इज द, तो आप कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, M इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बात आ गई समझ में? अब ये नेगेटिव साइन क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमारा नेगेटिव होता है। बात आ गई समझ में? तो ये भी एक फॉर्मूला हमने देख लिया। ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखना, क्योंकि सबको पता होता है दैट V इज इक्वल टू IR इज द ओम्स लॉ, बट ये वाला हम कभी कभी भूल जाते हैं। तो कई बार अगर आपको E एंड सिग्मा दिया है तो आप यहाँ से करंट डेंसिटी इजिली निकाल लोगे। तो चलो देखते हैं अपना अगला। तो चलो जल्दी से बात कर लेते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। तो यहाँ पर आपको एक कंडक्टर दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, यहां से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, मतलब इस तरफ क्या होंगे? पॉजिटिव चार्ज रहा होगा। ये डेल्टा एक्स है जो कि आपका VD डेल्टा T है, जहां पर ये जो VD है वही आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, जो कि आपकी होती है फॉर्मूला उसका VD इज इक्वल टू माइनस E अपॉन M, या फिर आप कह सकते हो A टाउ।
ठीक है। अब यहां से अगर सिग्मा की बात करो, सिग्मा का भी एक फॉर्मूला आ जाता है इस केस के लिए, वो होता है सिग्मा इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर अपॉन एम टाउ। अब कहोगे मैम ये एन क्या आ गया, ये टाउ क्या, ये टॉर्क है क्या? नहीं, यहाँ पर जो ये एन है वो होते हैं आपके नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये पूरा याद रखना कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, और यहाँ पर ये जो टाउ है ये एक रिलैक्सेशन टाइम है, और जो सिग्मा है वो तो आप जानते ही हो कंडक्टिविटी है। ठीक, तो जब भी आपको बोल दिया जाए रिलैक्सेशन टाइम दिया है, ई अपॉन एन दिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम दिया, बोला है कंडक्टिविटी निकालो, तो निकाल ही लोगे, फॉर्मूला आपको मिल ही चुका है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने को बोल दिया तो भी निकाल लोगे। अब एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला और होता है इन टर्म्स ऑफ अ करंट, या फिर आप कह सकते हो करंट का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो होता है I इज इक्वल टू एन ई वी डी ए, वेयर एन इज द दिस वन, E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, VD इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, A इज द एरिया क्रॉस सेक्शन। अब यहाँ पर अगर आपको VD दिया, एरिया दिया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम दिए, आप करंट निकालना हो तो ये फॉर्मूला इजिली आप लगा सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि नॉर्मल करंट का फॉर्म सब लोग जानते हैं, बट यहाँ पर लोग भूल जाते हैं, तो आपको भूलना नहीं है। यहां से ही एक VD भी आप इजीली निकाल सकते हो, विच इज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी विच इज इक्वल टू I अपॉन एन ई ए। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, ठीक है, यहीं से ही आया है, ये भी पता है आपको। तो अगर आपने ये वाला फॉर्मूला याद रखा तो ये भी याद रहेगा। जहां पर आपको कोई भी 4 वैल्यूज गिवन होंगी, एक वैल्यू आपको निकालनी हो, तो टोटल 5 है ना, तो 4 दी होंगी, एक निकाल लोगे आप इजीली। बात हो गई क्लियर? चलो देखते हैं अपना अगला। चलो फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं मोबिलिटी के फॉर्मूला। मोबिलिटी की बात करें तो मोबिलिटी का मतलब क्या होता है कि एबिलिटी टू फ्री टू मूव, ठीक है, फ्री मूव करने की जो एबिलिटी होती है। फिजिक्स में बात करें तो क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज द मोबिलिटी। तो यहां पर क्या होता है, जितना तेज कोई पार्टिकल मूव करेगा उतनी ही ज्यादा बड़ी क्या होगी, उसकी मोबिलिटी होगी। और इसकी अगर एसआई यूनिट की बात करें तो वो होती है आपकी मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। अब अगर इसका फॉर्मूला अगर पूछा जाए इन टर्म्स ऑफ ई अपॉन एम तो क्या होता है, ई टाउ अपॉन एम। आप कहोगे ये कहां से आ गया, तो वीडी के जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था उसको यहाँ पे रखा गया होगा और आपको ये फॉर्मूला मिला होगा ई टाउ अपॉन एम। ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाउ क्या है, एवरेज कोलाइजन टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। अब बात करते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ना टेम्परेचर का डिपेंडेंस जो रेजिस्टिविटी या फिर रेजिस्टेंस के ऊपर, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब इसका फॉर्मूला आपको दिख रहा है, रो टी इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। ठीक है, ये आपका रो क्या है, यहाँ पर रेजिस्टिविटी है। आप कहोगे कि मैम ये अल्फा क्या है, तो अल्फा होता है यहाँ पर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, रो टी क्या है कि जब आपका रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी एंड रो नॉट क्या है, तो ये है आपका एक द रेफरेंस टेम्परेचर जो आपने लिया है टी नॉट उसके ऊपर, और ये टी माइनस टी नॉट आपको पता ही है ये टेम्परेचर है, और ये टी नॉट क्या है, एक रेफरेंस टेम्परेचर है। इसी तरीके से आपका एक फॉर्मूला होता है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, वो होता है R इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। ठीक है, और कई जगह पर आपको दिया जाता है R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। अब इस क्वेश्चन में किस तरीके के न्यूमेरिकल्स आते हैं, जहां पर आपको अल्फा की वैल्यू दी जाएगी, T2 माइनस T1 दे दिया जाएगा और R1 दे दिया जाएगा, R2 निकालना होगा, या फिर आपको क्या दे दिया जाएगा, T2 माइनस T1 दिया, R1 R2 दिया, अल्फा निकालना होगा, या फिर डायरेक्ट टेम्परेचर पूछ लिया जाएगा आपसे, कोई एक टेम्परेचर दे दिया जाएगा और एक टेम्परेचर निकालने को बोल दिया जाएगा। इस तरीके के काफी सारे क्वेश्चन आपके रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के टेम्परेचर डिपेंडेंसी पर आते हैं, तो बिल्कुल दिमाग में स्टोर कर लेना अच्छे से इसको। ठीक है, चलो देखते हैं अपना अगला। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर के फॉर्मूले की। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है दैट P इक्वल टू आई वी, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर और P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। जब भी यहाँ पर अगर आपको दिया गया है करंट एंड पोटेंशियल या फिर वोल्टेज दिया है तो आप क्या यूज करोगे, P इक्वल टू आई वी। इस तरीके से करंट और रेजिस्टेंस दिया है तो P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और अगर आपको वोल्ट्स पोटेंशियल एंड रेजिस्टेंस दिया है तो यहाँ पे यूज करोगे V स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, बात हो गई क्लियर। जहां पर P क्या है हमारा पावर है, I क्या है करंट है, V क्या है आपका वोल्टेज है, R क्या है रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब आपको रेजिस्टेंस अगर आपको गिवन है, मान लेते हैं
अगर आपके पास ये रेजिस्टेंस का कुछ इस तरीके से आपको फिगर दिया गया है, तो यहाँ पर देखने से आपको दिखेगा कि ये जो तीनों रेजिस्टेंस है जिनका हमने नाम दे दिया R1, R2, R3, ये क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो जब हमारी रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होती है और आपसे पूछा जाए कि उनका टोटल रेजिस्टेंस या फिर नेट रेजिस्टेंस क्या है, तो फॉर्मूला क्या होता है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 RN, जहां पर N क्या है, नंबर ऑफ रेजिस्टर जितने भी कनेक्टेड हो आपके सीरीज में। सिमिलरली फॉर द पैरेलल, अब मान लेते हैं ये रहा आपका पैरेलल का कुछ इस तरीके से पैरेलल में कनेक्शन होता है, हमने अभी 3 लिए, आप चाहो तो n नंबर ऑफ इस तरीके से पैरेलल में आप रेजिस्टेंस कनेक्ट कर सकते हो। क्लियर? तो आपका क्या होगा नेट रेजिस्टेंस, तो आपका फॉर्मूला होगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट 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 1/RN। तो ये सारे क्या फॉर्मूले हो जाएंगे आपके रेजिस्टेंस निकालने के लिए जब आपको दिया जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज। और तो चलो जल्दी से बात कर लेते हैं सेल्स, ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस की। जहां पर अगर कोई सेल आपके पास गिवन है कुछ इस तरीके का, तो यहां पर अगर आपको पोटेंशियल निकालने को बोला जाएगा तो आप क्या करोगे, ईएमएफ में से करंट एंड इंटर रेजिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन को माइनस कर दोगे सिंपली। दैट इज इन सिंपल वे V इज इक्वल टू E माइनस IR, वेयर ये E इज इक्वल टू द EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक, जो कि क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स इन एन ओपन सर्किट, वेयर R इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। ये हमारी नॉर्मल रेजिस्टेंस नहीं है, जो हमारी सर्किट के अंदर एक इंटर रेजिस्टेंस अवेलेबल होती है वो वाली है। अब बोल दिया जाए कि आप करंट निकालो डायरेक्ट, तो क्या करोगे, तो आपके पास ईएमएफ की वैल्यू गिवन होनी चाहिए, रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन होनी चाहिए और इंटरनल रेजिस्टेंस की। तो फॉर्मूला आपका हो जाएगा I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R। ठीक है, जहां पर ये क्या होता है आपका ईएमएफ, ये क्या होता है आपका रेजिस्टेंस, एंड स्मॉल r तो आपको पता ही है, थोड़ी देर पहले भी बताया था, इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। तो ये आपने फॉर्मूला देख लिया फॉर करंट, जब आप करंट निकालना होगा इस तरीके से आप निकाल ही लोगे। क्लियर? चलो देखते हैं अपना अगला। तो अभी हम जो सेल की बात कर रहे थे, अब उन्हीं सेल्स को अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं या फिर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो क्या फॉर्मूले होंगे वही देख लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर आपको एक दिख रहा है कि यहाँ पर एक सेल ये रहा, एक सेल ये रहा, दोनों को ही हमने सीरीज में कनेक्टेड करा है। तो यहाँ पर नेमिंग दे दी ABC, एंड ए पे जो पोटेंशियल है दैट इज VA, बी पे जो पोटेंशियल दैट इज VB एंड सी पर जो है दैट इज VC। ठीक, आपको ये बैटरी दिख रही है, इस बैटरी के पास EMF भी होगा एंड इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। तो EMF को यहाँ पर लिखा है E1 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज R1 एंड यहाँ पर E2 एंड दिस इज R2, और यहाँ से क्या जा रहा है, करंट आपको ये I जा रहा है। इसके लिए जब आपको निकालना होगा इन दोनों, इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में आप कैलकुलेट करोगे पोटेंशियल, तो उसको हम बोलेंगे VAC। वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ये इसका EMF और इसका EMF, मतलब इक्विवेलेंट EMF माइनस करंट, तो सेम ही फ्लो हो रहा है क्योंकि सीरीज में है, और जो आपकी इंटर रेजिस्टेंस है R इक्विवेलेंट। तो ये सेल से सीरीज का फॉर्मूला हो जाएगा, जिसको हमने एक रेड कलर के बॉक्स में रख दिया है जिससे दिख जाए आपको। जहां पर आपका EMF इक्विवेलेंट क्या होगा, E1 प्लस E2, R इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 प्लस R2। क्लियर? अब देखते हैं सेल्स जब पैरेलल में कनेक्टेड हो जाते हैं। अब जहां पे दिख रहा है सेल्स ना, ये दिख रहा है, ये रहा पॉइंट आपको A, ये रहा पॉइंट आपका B, और यहाँ पर जो सेल है, एक सेल ये रहा, एक सेल ये रहा, दोनों को ही हमने पैरेलल में कनेक्ट करा है। तो EMF1, EMF2, यहां पर इस फिगर में इस E को आप इस तरीके से कर लीजिएगा। यहां पर भी है, यहां पर इसके पास है R1, इट इज इंटरनल रेजिस्टेंस, R2 भी दूसरे वाले सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस। यहां से आपका जो करंट है I1 गया, और यहां से जो करंट I आया वो दो पार्ट्स में इस B2 नोड पर आके डिवाइड हो गया, विच इज I1 एंड I2, और फिर से आकर B1 नोड पर वो कंबाइन हो जाएगा, मतलब I1 प्लस I2 होकर वो फिर से क्या दे देगा, करंट I दे रहा है। ये तो फिगर की बात हो गई। इसके लिए आपका क्या फॉर्मूला होगा, तो यहां पर फॉर्मूला होगा VAC is equal to इक्विवेलेंट EMF माइनस करंट मल्टीप्लाई R इक्विवेलेंट। अब यहाँ पर EMF इक्विवेलेंट का क्या कैसे निकालोगे बताओ, तो यहाँ पर जो EMF इक्विवेलेंट है उसका निकालने का तरीका होता है EMF1 मल्टीप्लाई R2, मतलब इसका EMF, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस इसका EMF
और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, वही लिखा है, अपॉन R1 प्लस R2 विच इज द क्या है आपका R1 एंड R1 प्लस R2। ये आपका किसके लिए हो जाएगा, जब आपको ये EMF इक्विवेलेंट निकालना होगा। R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, क्योंकि ये जो R है वो एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो आप क्या कर दोगे, तो आप कर दोगे रेजिस्टेंस के लिए 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। यहां से आपका R इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, यही हमने लिखा है। तो आपको R इक्विवेलेंट भी इस तरीके से मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया कि जब सेल्स बहुत सारे थे, सीरीज और पैरेलल में थे, तो किस तरीके से आप उनके बीच का आप पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर? तो चलो देखते हैं अपना अगला। चलो फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं किरचॉफ्स रूल, जो कि बहुत बार ना अपने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में हमने यूज भी किए हैं। तो किरचॉफ्स के दो रूल थे, एक था फर्स्ट रूल जिसको हम बोलते हैं जंक्शन रूल, और आप कह सकते हो करंट का लॉ है ये किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसमें उसने क्या कहा था कि जितने भी एंटरिंग करंट हैं दैट इज इक्वल टू द एग्जिटिंग करंट। ठीक है, दैट मीन्स I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5। अब कहोगे ये I1 I2 क्या है, I3 I4 क्या है, उसके लिए आप देखना पड़ेगा आपको ये फिगर। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये एक नोड है, अगर बोल दिया जाए इस नोड ए पर आपको बताना है कि करंट किरचॉफ्स रूल लगाना है, फर्स्ट लॉ, तो क्या होगा, जितने भी एंटरिंग करंट है, एंटरिंग करंट कौन सा है, जो अंदर की तरफ जा रहा है इस नोड के पास, तो आप कहोगे I1 I2 एंड I3 I4 I5 आर द जो बाहर आ रहे हैं करंट, है ना। तो यहाँ पर वो कहता है कि जितने भी गए हैं, एंटर किए हैं, दैट इज इक्वल टू द एग्जिटिंग करंट, सम जो है वो इनके बराबर होने वाला है। ठीक है, अब देख लेते हैं किरचॉफ्स का सेकंड लॉ। किरचॉफ सेकंड लॉ ने क्या कहा था कि जितना भी, अगर आपका कोई लूप है उसके अंदर आपका एक बैटरी है जिसके पास EMF है, तो EMF जो है टोटल EMF इज इक्वल टू द I1 R1 प्लस I2 R2, जिस तरीके का फॉर्मूला उसने बताया था। हम मान लेते हैं कुछ इस तरीके का आपका फिगर है, ये मान लो आप R1 R2 और R3, यहां पर क्या है, ये रहा आपका EMF 1 एंड EMF 2। अब जब आपको इसमें अगर लूप लॉ लगाना होगा या फिर सेकंड लॉ लगाना होगा, तो आप क्या करोगे, आप ये वाला कंसेप्ट यूज करोगे जिसमें E1 प्लस E2 इज इक्वल टू I1 R1 प्लस I2 R2, और अगर आपके पास रेजिस्टेंस और भी है तो I3 R3 प्लस आप कर सकते हो सो ऑन। तो इस तरीके के जहां पर भी आपको फिगर्स देखेंगे वहां पर आप लगाओगे लूप्स लॉ। होगी बात क्लियर? चलो देखते हैं अपना अगला। तो चलो बात करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की, जो कि एक कंसेप्ट है जिसके ऊपर एक फिगर भी है। तो फिगर क्या है, ये रहा, जहां पर आपको दिख रहा है कि 4 रेजिस्टेंस हैं जिनका नाम है R1 R2 R3 एंड R4। जहां पर जो आपका R3 है दैट इज द स्टैंडर्ड आर्म, और जो आपका R4 है दैट इज अननोन। क्लियर? अब इसके बीच में लगा है एक गैल्वेनोमीटर और इनके पॉइंट्स है A, B, C एंड D। यहां पर आपको ये भी दिख रहा है कि जो A से D तक जो करंट फ्लो जा रहा है वो आपका I1 है, A से B तक जा रहा है I2 एंड A से C तक जा रहा है I4 एंड D से C तक जा रहा है आपका I3। ये करंट आया कहां से, जो कि एक बैटरी लगी जिसके पास एक EMF है। ठीक, बात हो गई क्लियर। इस तरीके का जो आपको एक अरेंजमेंट है उसको हम कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, हमने पढ़ा है। और इसके लिए फॉर्मूला होता है दैट इज R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू द R4 अपॉन R3, R4 अपॉन R3, जहां पर ये जो R1 एंड R2 है वो एक रेजिस्टेंस है, सबको पता है R4 एंड R3 भी है, लेकिन R4 जो है वो है आपकी अननोन रेजिस्टेंस, और जो R3 है वो है आपकी स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। अब आप कहोगे मैम ये तो समझ गए, अब R1 एंड R2 क्या है, तो R1 एंड R2 होते हैं आपके नॉन रेजिस्टेंस, एंड ये जो आपका ये जो इक्वेशन है दैट इज फॉर द बैलेंस कंडीशन। और बैलेंस कंडीशन कब होती है, फॉर द गैल्वेनोमीटर टू गिव जीरो और नल डिफ्लेक्शन, जब उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन ना हो तब उसको हम कहते हैं बैलेंस कंडीशन। वहां पर आपके लिए फॉर्मूला आप इस तरीके से यूज कर सकते हो, आपके पास गिवन होंगी R1 R2 और R3। आपको क्या निकालना होगा, R4, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकाल लोगे। क्लियर?
तो चलो फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। मीटर ब्रिज अगर आपको दिया गया है क्वेश्चन में, तो और आपको निकालना है आपकी अननोन रेजिस्टेंस, तो आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे। सबसे पहले देख लेते हैं फिगर फॉर द मीटर ब्रिज, जो कि आपको दिख रहा है, जहां पर एक मीटर स्केल भी आपको दिख रही है एंड एक ईएमएफ और की आपको ऑलरेडी मेंशन है। यहां से जब करंट गया तो इस वाले टर्मिनल ए पर गया, जहां के बाद आपको दिख रहा है एक रेजिस्टेंस जो कि आपकी होगी अननोन रेजिस्टेंस। दिस इज द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस एंड बी और डी के बीच में एक गैल्वेनोमीटर है जो डिफ्लेक्शन शो करेगा करंट फ्लो हो रहा होगा तो। एंड इस पॉइंट से इस डी तक का जो डिस्टेंस है वो हमने L1 लिया है और फिर डी से सी तक का हो गया है 100 माइनस L1। ठीक है, अब इसका पूरा डेरिवेशन पे नहीं जाना है कि 100 माइनस L1 क्या है, कि पूरी लेंथ जब 100 होगी तभी वो इतना हो रहा होगा, क्या हुआ कैसे हुआ। इसका फॉर्मूला जो जनरेट होकर आता है दैट इज R अपॉन S इज इक्वल टू L1 अपॉन 100 माइनस L1। दैट इज द डायरेक्ट फॉर्मूला, जहां पर आपको अगर स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस गिवन होगा, L1 गिवन होगा और आपको निकालना पड़ेगा अननोन रेजिस्टेंस विच इज द R। तो R आपकी एक अननोन रेजिस्टेंस है, S आपका स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है, और जो डिस्टेंस है जॉकी का फ्रॉम द एंड ए एंड इस बैलेंस पॉइंट तक वो क्या है आपका L1 है। आप कुछ लोग इसको L भी ले सकते हो, तो ये L हो जाएगा, ये 100 माइनस L हो जाएगा। क्लियर, तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल कर यहाँ पर अपनी अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हो फॉर दिस केस। क्लियर, चलो देखते हैं फटाफट अपना अगला। चलो फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं पोटेंशियोमीटर को। पोटेंशियोमीटर का जो हम यूज करते हैं उससे हम निकालते हैं क्या है, ईएमएफ कंपेयर कर सकते हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। जब आपका ईएमएफ करने की बात होती, ईएमएफ कंपेयर करने की बात होती है, तो अगर आपको फिगर आपको दिख रहा है पोटेंशियोमीटर का, जहां पर आपको एक की दिख रही है, एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पर ये साइन लगाने का मतलब क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, बैटरी है। और इस ए से यहाँ के बॉक्स पर 1 3 2 इससे आपको एक ईएमएफ 1 कनेक्टेड है, 2 से आपका ईएमएफ 2 कनेक्टेड है, और यहाँ पर एक आपको गैल्वेनोमीटर दिया है और यहाँ से आपका N1 एंड N2। ठीक है, अगर आपको ईएमएफ E1 एंड E2 कंपेयर करना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। ठीक है, जहां पर ये जो E1 एंड E2 क्या है, ईएमएफ है आपके दोनों सेल्स के, एंड जब आपका ये जो जॉकी है जब ये मूव करता है वायर के अलोंग एट द पॉइंट N1, जब वो N1 के अलोंग ये जो जॉकी है जब मूव करेगा तो वहां पर आपकी लेंथ है L1, और जब वो N2 के क्रॉस करेगा तो वहां पर लेंथ है उसकी L2। तो यहां से ये पोटेंशियोमीटर की हेल्प से आप इजिली दो ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हो। जहां पर आपके पास अगर एक ईएमएफ निकाला है, मान लेते E1 आपको निकालना है, तो आपको E2 गिवन है, L1 गिवन है, L2 गिवन है, तो आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे। सिमिलरली आपको अगर L2 निकालना है तो भी आप निकाल लोगे। ठीक है, अब देख लेते हैं इंटर रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं कि पोटेंशियोमीटर की हेल्प से कैसे कैलकुलेट करते हैं इंटर रेजिस्टेंस। उसके लिए क्या फॉर्मूला है, नाउ द फॉर्मूला फॉर इंटर रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, उसके लिए फिगर में क्या चेंजेस है तो देखो आप, तो यहाँ पे बैटरी है, एज इट इज बैटरी है, रेजिस्टेंस है आपकी, वेरिएबल की है, बट यहाँ पर एक आरबी आ गया। व्हाट इज आरबी हियर, इट इज अ रेजिस्टेंस बॉक्स हियर एंड हियर इज द की एंड हियर इज 1 ईएमएफ ओनली एंड दिस इज द गैल्वेनोमीटर, दिस इज N2, दिस इज N1। ओके, तो इसके लिए जो फॉर्मूला रहता है यहाँ पर निकालने के लिए वो हो जाता है इंटर रेजिस्टेंस स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R विच इज द रेजिस्टेंस L1 अपॉन L2 माइनस 1, L1 is this one and L2 is this one। ठीक है, जैसा कि हमने इसके पिछले वाले पार्ट में देखा था। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है जब भी आपको पोटेंशियोमीटर के केस में आपको क्या निकालना होगा, इंटर रेजिस्टेंस आपको निकालने के लिए बोला जाए तो आपके पास R होना चाहिए, L1 L2 माइनस 1 हो, या फिर आपके पास रेजिस्टेंस निकालने को बोल दिया जाए जहां पर आपको ये स्मॉल r गिवन होगी, कुछ भी इसमें से एक चीज निकालने को आपको बोल दिया जाएगा। तो आपको फॉर्मूले हो गए सारे रिवाइज, पोटेंशियोमीटर का भी हो गया रिवाइज। तो अब हम देखने वाले जो हमने पोटेंशियोमीटर पढ़ा उसके हमने दो देखे कि फॉर्मूले की अगर आपको निकालना हो, ईएमएफ कंपेयर करना हो तो किस तरीके से करोगे, इंटर रेजिस्टेंस निकालनी हो तो किस तरीके से निकालोगे, उसके बेस पर एक हम देख लेते हैं अपना एग्जांपल। तो यहाँ पर एग्जांपल हम सॉल्व नहीं करने वाले बिकॉज ये सीरीज है फॉर्मूला फटाफट सीरीज, तो यहाँ पर हम सिर्फ देखने वाले हैं कि इस एग्जांपल में किस तरीके से फॉर्मूला यूज होने वाला है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट अ सेल ऑफ ईएमएफ इज गिवन टू यू व्हिच गिव्स द बैलेंस पॉइंट एट 35 सेंटीमीटर। ओके, तो ये E1 गिवन है, L1 गिवन है, दिस इज द लेंथ ऑफ द वायर यहाँ पे मेंशन है। अब यहाँ पर अगर इस सेल को हमने रिप्लेस कर दिया और यहाँ पर आपको बैलेंस पॉइंट मिल गया 63 सेंटीमीटर, मतलब L2 गिवन है। व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ सेकंड सेल, मतलब आपको ईएमएफ ऑफ द सेकंड सेल निकालना है। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पोटेंशियोमीटर सबसे पहला वाला फॉर्मूला जो था आपका E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2।
ठीक है, तो आप यहाँ से इजिली कैलकुलेट कर लोगे E2, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपने देख लिया। सो आई थिंक आज हमने जितने भी फॉर्मूला रिवाइज किए हैं अपनी फॉर्मूला फटाफट सीरीज के अंदर, सारे ही आपने कर लिए हैं रिवाइज। और जैसा कि आप जानते ही वो लर्नो फ्री है पर बेस्ट, और यहाँ पर आपको मिलता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। थैंक यू।